बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी और मावन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब को उनके ओहदों से हटा दिया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए हैं। दूसरी जानिब पाक भारत ब्रिगेड कमांडर्स की सतह पर फ्लैग मीटिंग हुई, जिसमें LOC पर तयन शुदा नुकात का जायज़ा लिया गया। इस समेत दिन भर के जो अहम मौज़ूआत हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से जो आज इक़दाम किए गए हैं पेट्रोलियम के हवाले से, पेट्रोलियम स्कैंडल के हवाले से, शख्सियात को ओहदों से हटाने से रियासत का जो नुकसान हुआ है क्या वो पूरा होगा? नहीं, इनको तो मेरा ख्याल है कि देखें, ये पिछले साल का बहरान है और उससे पिछले साल का बहरान है। इन्होंने तो पैसे बना लिए अरबों खरबों, और एक ऐसा वक्त भी आया था जब तेल की कीमतें बिल्कुल सिफर जी हो गई थी दुनिया में, और बहुत हम सब भी चीख रहे थे कि तेल को आप स्टोर करें और किसी तरह से रास्ता निकालें। तो अब इनको हटाया है, तो अब पता नहीं क्या इंक्वायरी होगी। इससे पहले खान साहब को तो कमेटी बना रही। हाँ, नहीं कमेटी नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इतने तेज लोग हैं, कहाँ पर इन्होंने पैसे वैसे कहीं ठिकाने लगा दिए होंगे, कहाँ से इनके पास मिलेंगे। तो शहद की दलदलें हैं, और खान साहब को इन्होंने कुछ इस तरह जाल में अपने उतारा कि इनको तो सारे ही लोग चीखते रह गए कि जी आपकी IPPs को भी नुमाइंदे भी हैं, तो इधर भी हैं, तो ये मेज़ के इस तरफ भी बैठे हैं, तो इस तरफ भी बैठे हैं, तो इस तरफ भी बैठे हैं, तो इस तरफ भी, आपस में ये डील कर कर आके और निकल गए बीच में से। तो बहरहाल मुझे अफसोस है इस बात पे कि खान साहब के दौर के अंदर इतनी मेगा करप्शंस हुई और खान साहब ने फिर इनको हटा दिया। लेकिन अब यहाँ पर जो पैसा खा जाता है उससे पैसा निकलवाना कोई आसान है? पिछले 72 सालों के दौरान, और ये जो नैब के इतने केसेस और रेफरेंसेस, और ये पैसा खाया गया तो खाया गया। इससे पहले दवाइयों का पैसा खाया गया, उससे पहले चीनी का शुगर स्कैंडल आ गया, उससे पहले जो है वो सीमेंट का स्कैंडल आ गया, और ये नवाज शरीफ साहब का दौर, और उससे पहले माशाल्लाह जनाब जरदारी साहब का दौर जो अभी तक जारी है, और उससे पहले मुशर्रफ साहब का दौर, और उससे पहले वो सारे अदवार। तो यहाँ पर पाकिस्तान में एक उम्मीद इमरान खान साहब से अभी भी रखते हैं, हम भी और लोग भी रखते हैं, लेकिन और इमरान खान साहब को इस बात का यकीन अंदाज़ा होना चाहिए कि उनसे बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। तो वो अब ये नदीम बाबर कहाँ से आए थे, कौन लेकर आया था, क्या था, करप्शन हुई, और अच्छा जी उसके बाद उनको हटा दिया गया होते से। चले जी, वैसे तो जेल में होना चाहिए था इन सबको, इनको भी, और जो पिछले अदवार के अंदर भी वो भी इधर है, इधर बहरहाल। इसमें दूसरी जो मैं आपको मुल्की सियासत के हवाले से बात बताऊं, वो बड़ी अहम है, और इमरान खान साहब को तो हम उनकी तवज्जो दिलाते रहते हैं, तवज्जो दिलाओ, नोटिस ही देते रहते हैं, इतना ही हमारा काम है करना, बाकी फैसला करना तो उनका काम है। और भी वजीर इनके लाइन में लगे हुए हैं जिनको उन्होंने फारिग करना है, और फारिग इसलिए करना है कि उनके खिलाफ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, उनके खिलाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया है कि आप इनको फारिग करें वरना ये खुद ब खुद फारिग हो जाएंगे। बल्कि मुझे तो किसी ने कहा, बड़ी अजीब बात बताई इनके एक वजीर ने, उन्होंने कहा यार हम अगर हमें नहीं हटाया गया ना तो हमारा खुद ब खुद नोटिफिकेशन हो जाएगा वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से कि फ़लाने वजीर को फारिग कर दिया गया। इस कदर मामलात इमरान खान साहब के यानी आप समझें कि उनसे कुछ लेके कहा जा रहा है कि आप ये करें, मतलब करें वरना ये खुद ब खुद इनको हट जाएंगे, क्योंकि पूरी जो रियासत के बहुत सारे अमूर है। ख़ास तौर पे देखें, ये जो कोविड के पैसे खाए हैं ना पिछले साल, ये और ये जो लेबॉर्ट्रीज़ के स्कैंडल्स हैं, और ये सारे लोग इससे खुश नहीं हैं। ये चीज़ें सामने आएंगी जब तो लोगों के अंदर एक बड़ी कोफ्त पैदा होगी कि जी आपने वैक्सीन के पैसों में, और इमरान खान साहब ने था नहीं, बाकी इनके लोग आस पास, लेकिन ये बताए कौन, ठीक है ना। वो कहते हैं मैंने इंक्वायरी की, चेक किया तो ठीक थे। एक साहब की मैंने शिकायत की, मैंने खुद इमरान खान साहब, मैंने कहा जी आपके ये मुशीर हैं, ये पैसा खा गए। अच्छा, पैसा किससे खाया उन्होंने? डॉक्टर शाहिद मसूद का पैसा खा गए मेरा पैसा। तो मुझे खान साहब का जवाब आया, कहते हैं यार कोई फिक्र नहीं करो, मैंने हटा दिया उसको ओहदे से। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, मेरी जान को रो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने मेरी कोई सेविंग थी, वो खा गया बंदा। कहते हैं फिक्र नहीं करो, उसको मैंने ओहदे से हटा दिया, डोंट यू वरी। मैं कहते बहुत मेहरबानी आपकी, मैं कुछ और कह रहा था, वो बात आ गई, जवाब कुछ और आ गया उनके। बहरहाल 2-3 बातें ऐसी हैं जिसमें खान साहब की मेरा ख्याल है कि तवज्जो दिलाओ, नोटिस। और उसमें से एक जो है वो ये है कि ये 140 अरब रुपए का जो टैक्स लगेगा, टैक्स तो लग जाएगा, देगा कौन इन दिनों में?
जबकि बिजली की कीमत भी बढ़ा दी। अच्छा, इनकी जो माशी टीम है वो खुदा जाने कहाँ छुपी बैठी है, वो 7 पर्दों में बैठी है, जो सामने आके बताती नहीं है लोगों को कि IMF के साथ मुआहदा क्या हुआ है। भाई ये जो स्टेट बैंक का गवर्नर, ये कौन है? ये आदमी को इसको कोई लाया होगा ना, ये आसमान से कोई ज़ालाबारी के नतीजे में तो नहीं गिरा ना। इसको कौन लाया और इतनी पावर्स कैसे दी हैं और क्या कंडीशंस हैं IMF के साथ, और क्यों बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है? जबकि खान साहब कुछ दिन पहले तो कहा था, उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए चाहता हूं कि बिजली जो है वो उनको मुफ्त दी जाए और कम कीमतों पे। तो फिर ये कहां से कंडीशंस आ गई? तमाम दुनिया इस वक्त मईशतें खराब है और IMF जो है वो उनको रिलीज दे रही है। हम ये भी नहीं कर सकते, हम उन्हीं के मुलाजमीन को लाके बिठा दिए हमने। मैंने कहा इधर भी वही बैठे हैं, उधर भी, इधर IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, IPB से मुज़ाकरात हो रहे हैं। मतलब एक जो है वो चोरी का माल लगा के लूट मार का वो सेनेट में, कौमी असेंबली में पहुंच गया, वो एहतसाब का बिल बनाएगा। क्या वज़ीर आज़म साहब को इस बात का इदराक है? मुझे नहीं पता कि ये देखे ना, ये जो माशी इश्यूज हैं, अब जैसे ये स्टेट बैंक का है, तो स्टेट बैंक के ऊपर क्यों नहीं बताते आके लोगों को? अच्छा, इसमें इनके वजीर भी परेशान है, इनके MNA भी, इनके लोग परेशान है, बहुत परेशान है। ये नदीम बाबर के ऊपर कम वज़रा ने बात की, बेशुमार वज़रा इनके ऊपर बात करते रहे, अब जाके हटाया खान साहब ने। खान साहब नाराज हो जाते थे कि नदीम बाबर के बारे में बात ना करो। अच्छा, अब उन्होंने हटा दिया या हटवा दिया गया, जो भी कुछ हुआ, बहरहाल हमें तो इंटरेस्ट इस बात में है कि पैसा कितना कहा है और ये बिजली की कीमतें कैसे बढ़ गई हैं। यही लोग हैं ना सारे लूट मार करने वाले। तो खान साहब को एक तो ये है कि इस पे जरा माशी टीम को कहें कि जरा वजाहत तो करें आके कि 140 अरब के जो पब्लिक के ऊपर IMF ने कंडीशंस लगा दी हैं, तो ये हफीज शेख साहब, ये कोई माशी टीम क्यों नहीं बताती आके कि क्या डीलिंग हुई है उनके साथ? एक बात तो ये। दूसरी बात, इमरान खान साहब के लिए पंजाब जो है, उस पंजाब में नजर रखें। तो शहबाज शरीफ साहब की जमानत हो सकती है जी, जमानत के लिए जी नहीं हो सकती है, मतलब बाहर आ सकते हैं शहबाज शरीफ साहब, इस बात के इम्कानात हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये बल्दियाती अदारे जो बहाल हो गए हैं पंजाब में, इसका हुकूमत को या लोगों को अदराक है कि क्या हुआ है? इमरान खान साहब ने बल्दियाती अदारे जो हैं वो ख़त्म करके 2019 में उन्होंने कहा था कि मैं 1 साल में इलेक्शन करा दूंगा बल्दियाती। ये हैं कोई 56 या 58 हज़ार लोग जो बहाल हो गए हैं। यानी मतलब इसका ये हुआ कि पंजाब अब कैसे चलेगा? एक तो इमरान खान साहब खुद देख रहे हैं पंजाब को, एक है फिर वसीम अकरम ट्रिपल+, उसके बाद जो हैं वो हैं MNAs और MPs। लेकिन जो नीचे ग्राउंड पे जो जाल बिछा हुआ है वो बल्दियाती अदारों का है, यानी मेयर, यूनियन काउंसिलर, और उनमें अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के वो बहाल हो गए। यानी मिसाल के तौर पे मैं लाहौर आया तो लाहौर के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर है, अब नहीं होगा, अब लाहौर का मेयर होगा जी, जो कि नून का है या अक्सरियत। मैंने कहा ना सियालकोट, आप मेयर, वो बल्दियाती अदारे बहाल हो गए। अच्छा, वो बल्दियाती अदारे बहाल हुए हैं, इनकी मुद्दत खत्म होनी थी 2020 तक। अभी मैं तफसीली फैसले का इंतजार कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा कि ये जो 1-2 साल दरमियान में उनके खाए गए, क्या वो काउंट होंगे या 2020 तक। लेकिन आप यूं समझें कि अब नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा मेयर लाहौर या मेयर फैसलाबाद या मेयर सियालकोट या मेयर, यानी वो मेयर्स और यूनियन काउंसिलर्स जो हैं ग्रास रूट लेवल पे, उनके इस्तेमाल से खिताब करेंगे। यानी रियासत के निज़ाम के अंदर ऑलरेडी एक तो ब्यूरोक्रेसी उनकी है, बिल्कुल है पंजाब में, अब उनके प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए, यानी यूनियन काउंसिलर और मेयर आ गए, बहाल हो गए। इसकी जरा अहमियत इमरान खान साहब समझें कि क्या हुआ है। और लोग काम यूनियन काउंसिलरों से करवाते हैं ना जाके, तहसील का, पटवारी का, इसका उसका, तो वो ग्रास रूट लेवल पे वो आ गए। MPs तो गायब थे। अच्छा, MPs MNAs नहीं आने देते। आपको पता है बल्दियाती जो निज़ाम है उसको वो पसंद नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि नीचे का पैसा, सारा पैसा हमारे पास आ जाए, सड़कों का इख्तियारात। वो कभी आप देखें हमेशा बल्दियाती इंतखाबात को पसंद नहीं करती कोई भी सियासी हुकूमत। उनके MNAs और MPs कहते हैं कि हम ही रहें बस। वो बहाल हो गए पंजाब में। अच्छा, सिंध में और बाकी जगहों पे तो उनकी हुकूमतों ने उनका टाइम पूरा होने दिया, ठीक है ना। सिंध में टाइम पूरा हो गया, यहां पहले वो तोड़ दिए गए थे, वो बहाल हो गए। ये
ऐसी चीज़ें जिस पे खान साहब को नज़र रखनी होगी पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पहले ही मुस्लिम लीग नवाज की है। इमरान खान के पास जो वज़ीर आज़म हाउस है उसमें भी ब्यूरोक्रेसी मियां नवाज शरीफ साहब की है, और उनकी जो पार्टी है वो पार्टी 75% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तभी तो इत्तेहाद करवाया उन्होंने जी। इमरान खान साहब का। पीडीएम में जो फूट पड़ी है ये फूट नहीं है, ये उधर उन्होंने इशारा किया है कि तुम उधर से संभालो हम इधर संभालते हैं। वो पार्टी के अंदर उधर से इमरान खान साहब को सपोर्ट तो पीपल्स पार्टी है। आप देखना पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब पत्ते लगा के सीने से रखते हैं, जरदारी साहब बड़ी अच्छी सियासत करता है। इनके वजीरों के बयान सुने ना, तो वो एक पोर्शन उधर भेज के उधर से घेर लिए, यानी गुड कॉप बैड कॉप है, ठीक है। और खान साहब को इधर मुस्लिम लीग नून को वो बुरा भला कहते हैं, पीपल्स पार्टी अंदर घुस गई। और खान साहब के लिए आप सोचें सियासत के लिए कितना अजब है कि जब वो बात करते हैं बिला इम्तियाज एहतसाब की, तो पीपल्स पार्टी उनके साथ होती है कि हाँ जी बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, ठीक है। तो और उनके अपने ही लोग जो पीपल्स पार्टी के लोग तो इधर बैठे हुए हैं 75%, तो ये उन्होंने अनहोनी अलायंस, जिसको मैं कहता हूँ ना अनहोली अलायंस है, तो इसलिए एहतसाब नहीं होगा। अच्छा, तो दो तीन बातें तो ये हो गई। तो इमरान खान साहब ने नजर रखनी है कि बल्दियाती अदारों का बहाल होने के बाद अब क्या सूरत हाल बनेगी पंजाब के अंदर। नवाज शरीफ का बल्दियाती ओहदेदारों से खिताब लंदन से हो रहा है। अब सोचे ना, ये तो यही होगा ना आने वाले दिनों में। तो ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात है। पूरे पंजाब में 56 से 58 हज़ार लोग बहाल हो गए, जिनके दफ्तर खाली हो चुके थे, जहाँ पे जिनकी गाड़ियाँ नहीं थी, जिनके पास फंड्स नहीं थे, वो सारे वापस आ गए, और उनमें अक्सर मुस्लिम लीग नून की है। तो ये चैलेंजेस हैं आने वाले दिनों में। एक बात फिर मैं ज़रा आता हूँ ये मुल्की सियासत पे, और वजीरों की लाइन लगी हुई है ना, जो मैंने कल भी बात की थी कि उनकी कारकर्दगी जो है वो ठीक नहीं है, और वो इमरान खान साहब के पास भी रिपोर्ट्स हैं, और बाकी जो मुख्तदर हल्के हैं वो भी कह रहे हैं कि उनको अपने उहदों से हटाया जाए। वो बदनामी का सबब बन रहे हैं, और यानी अब तसव्वुर करेंगे डॉक्टर शाहिद का पैसा खा गया एक आदमी, थोड़ा सा पैसा था वो खा गया, यानी अंदाजा ये दिन भी आने थे, ठीक है। मैं तो नहीं छोड़ूंगा उसको, उस बंदे को, मगर वो खान साहब कहते हैं मैंने हटा दिया। डॉक्टर साहब फिक्र नहीं होगा जैसे हो रहा है अदालतों में, डॉक्टर साहब का पैसा खा गया। खान साहब आगे से कहते हैं डॉक्टर फिक्र ना करो, मैं हटा दिया उसको अपने उहदे से। अच्छा, हाँ, मैं आपके पैसों का क्या होगा डॉक्टर? पैसे तो मैं निकलवाऊंगा। वो खान साहब का जवाब कितना इंटरेस्टिंग है कि यार डॉक्टर बड़ी ज्यादती की मैंने उसको वैसे हटा दिया उहदे से, काफी दिन हो गए हटाए हुए। मैंने कहा जी हटा, अच्छा चुप, बंदा क्या बोले। अच्छा, तो अब इशू जो है वो क्या है, देखें ज़रा आते हैं वापस, दो तीन और बातें इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि हमारे प्यारे पड़ोसी जनाब नरेंद्र मोदी, अच्छा मैं उनका नाम अब तमीज़ से इसलिए ले रहा हूँ कि प्यार मोहब्बत से बातचीत चल रही है, खतूत लिख रहे हैं ना आजकल। हाँ, खतूत वो भी भेज रहे हैं, हम भी भेज रहे हैं। पहले हमारे कबूतर जाते थे, फिर उनके पता नहीं क्या वहाँ से, बहरहाल कुछ चल रहा है मामला जिसको कौम को नहीं पता, कौम को नहीं पता क्या कुछ हो रहा है उनके साथ। हमारी बातचीत चल रही होगी किसी जगह पे, हमें नहीं पता, कौम का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। लेकिन एक और बड़ी मजेदार बात हुई है, वो ये हुई है कि देखें ये जो 25 और 26 मार्च है ना, ये कोई हमारी पाकिस्तान की तारीख में कोई अच्छे दिन नहीं है। ये तारीख दिन है हमारे, इसलिए कि 50 साल पहले बांग्लादेश में तो मनाया जा रहा है ना उनका यौम आज़ादी, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक तल्ख दिन है, ये ख़राब यादें हैं हमारी। और उसकी वजह यह है कि इलेक्शंस हुए 70 में, इलेक्शंस के अंदर अवामी लीग ज़्यादा सीटें ले गई, बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे माना ही नहीं गया। उसके बाद ये हुआ कि 25 तारीख की रात को जो मुजीबुर रहमान थे उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आज़ादी का ऐलान वो कर चुके थे। उसके बाद खाना जंगी शुरू की, फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ, और वो फिर 1971 के अंदर जाके वो 16 दिसंबर को ख़त्म हुआ जब बांग्लादेश बना। अब जनाब 50 साल हो गए इस बात को, 71 और 2021, 50 साल की तकरीब जो हो रही है, वहां पे जनाब मोदी तशरीफ ले गए। भारत पहला मुल्क था जिसने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था जी। और मुजीबुर रहमान का जब कत्ल हो गया 1975 में, तो 1976 में जाके चीन ने बांग्लादेश को तस्लीम किया। चीन ने बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया था। आज बांग्लादेश चीन की तरफ है, भारत की तरफ नहीं है। जितने मर्जी नारे लग जाएं, जितने मर्जी दौरे हो जाएं, अभी हसीना वाजिद उनको फूलों के हार पहना रही हैं,
सब कुछ कर रही हैं। और उसकी वजह यह है कि भारत के का पहला वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, जिसके वहां जाने के बाद वहां पे हंगामे शुरू हुए, पहले भी हुए और आज भी हुए। और मैं जब ये बात कह रहा हूं कि हंगामे शुरू, वहां पे हंगामे हो रहे हैं, तो मैं ये बात इस तरह से कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे न्यूज़ 18 को कोट कर देता हूँ। इंडिया के न्यूज़ 18 कह रहा है 4 किल्ड इन बांग्लादेश आफ्टर पुलिस फायर्स एट ग्रुप प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट। ठीक है, ये हंगामे जो हैं ये मोदी के खिलाफ वहाँ पे हो रहे हैं। और न्यूज़ 18 को हमने, ये न्यूज़ 18 हो गया। फिर हम जरा बाहर के अखबार उठा लेते हैं, तो हम अरब न्यूज़ को कोट कर सकते हैं कि अरब न्यूज़ ये कह रहा है कि 4 पीपल किल्ड इन बांग्लादेश ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट विजिट ऑफ इंडियाज़ मोदी। जी, इंडियाज़ मोदी। और बाकी अखबार भी भरे हुए हैं। और मेरे ख्याल से एसोसिएटेड प्रेस ने भी ये खबर दी है थोड़ी देर पहले कि वहाँ पे एपी ने कि वहाँ पे हंगामे हो रहे हैं और उसमें वहाँ पे मारे गए हैं 4 लोग अपनी जानों से चले गए। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसमें सिर्फ एक बात आपको बताऊं कि बांग्लादेश और भारत इनकी जो सरहद है दुनिया की 5वीं बड़ा लैंड बॉर्डर है। ठीक है। और आप सिर्फ ये देखें कि पिछले साल मोदी ने जाना था तो वहां पर फिर हंगामे हुए। और पिछले साल के इंडियन एक्सप्रेस में आपको दिखा रहा हूं, हेड ऑफ मोदीज ढाका ट्रिप, फिर प्रोटेस्ट शुरू हुई वहां पे ये शहरियत बिल के खिलाफ। क्योंकि भारत में जो शहरियत बिल आया वो क्या है उसको जरा समझें। वो ये है कि जो अकलियतें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां पे अकलियतों पे मजालिम हो रहे हैं, वो भारत आएंगे तो भारत में उनको शहरियत मिल जाएगी। ठीक है, यानी इसका मतलब है बांग्लादेश में भी मजालिम हो रहे हैं अकलियतों पे। तो बांग्लादेश के लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि ये तो हमारा दोस्त मुल्क था और उसने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। यही सूरत हाल अफगानिस्तान में डेवलप हुई। अब जनाब इशू ये है कि एक तो ये हो गया ना जो सियासी इशू है, दूसरा जो इशू है वो ये है कि ढाका ट्रिब्यून अगर कुछ अरसे पहले का देखें तो चाइना वांट्स सिस्टर सिटीज इन बांग्लादेश। ठीक है, चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। और अगर आप जीसीआर की एक न्यूज देख लें तो उसमें यह है कि बांग्लादेश सेंड्स चाइना 6.4 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर विश लिस्ट। ये उनकी कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है चाइना की। और बांग्लादेश की उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमें 6.4 बिलियन की यहां पर आप हमें हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर 6.4 बिलियन डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आप हमें बना के दें। यह बात भी ध्यान में रहे कि वो बेल्ट एंड रोड के लिए 64 बिलियन डॉलर्स बेल्ट एंड रोड के लिए चाइना इन्वेस्ट कर चुका है। सही हो गया। और ये भी बात ध्यान में रहे कि वो चाइना के इंतहाई करीब हैं। और ये बात मैंने पहले भी कही कि उनकी जो 2 रियासतें, हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया की 2 रियासतें ऐसी हैं, मगरबी बंगाल और आसाम, जिनके बॉर्डर्स बांग्लादेश से मिलते हैं। और इंडिया को यकीन है कि वो जो 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर्स, उनके जो गुरीले हैं वो बांग्लादेश, वो इन सरहदों से ही ऑपरेट करते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, और ये जो त्रिपुरा और मिजोरम और ये सारा, तो एक तो ये बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि चाइना, ये इंडिया टुडे ने आज मेरे ख्याल से एक बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस आई हैं इंडिया टुडे की। और इंडिया टुडे की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, इनको इसलिए मैं थोड़े से वैल्यू ज़्यादा दे रहा हूँ, वैसे तो जाहिर है क्योंकि ये सिंथेटिक, ये ऑपरेशनल रेडार इमेजेस हैं। और वो ये हैं कि एक्टिव चाइना की पोस्ट हो रही है सिक्किम के नेकुला इलाके में। ये अगर पिक्चर्स हम दिखा सकें इंडिया टुडे की। अच्छा, ये इंडिया टुडे आज कह रहा है कि ये नई पोस्ट चाइना बना रहा है। ये वो इलाका है सिक्किम का जो सिक्किम 7 बहनों के साथ जोड़ता है वो, और फिर आगे जाके आसाम है और आगे जाके बांग्लादेश है। जी। इंडिया टुडे कह रहा है कि ताजा तरीन तस्वीर सिक्किम और
डोकलाम, ये 2 इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा, अदर देन लद्दाख में तो जंग चल रही है ना। अब मैं लद्दाख की बात नहीं कर रहा, मैं मशरिक से दूर जाके मैं बात कर रहा हूं मगरिब का जो हिस्सा है, जो मगरिब का हिस्सा है ख्याली LAC का, उस तरफ सिक्किम की तरफ इंडिया टुडे ये कह रहा है कि वहां पर 2 किलोमीटर के फासले पे चाइना की मैसिव पोस्ट इन्होंने पिछले 48 घंटों में कैच की है कि वहां चाइना बिल्ड कर रहा है। ठीक है, ठीक। दूसरी बात, फिर अहम बात यह है कि भारत के वजीर आजम के खिलाफ ढाका में मुजाहिरे एक अनयूजुअल बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मोदी के दौर में, मोदी तो RSS का ड्रीम ना, इंडिया हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया, ये क्या पाकिस्तान इस दिन को किसी अच्छे अल्फाज में हम याद नहीं, मैंने कहा ना तारीख हमारे लिए भी तारीख दिन है, लेकिन उसके साथ हम खुश भी होते हैं कि बांग्लादेश जो है वो तरक्की कर रहा है, हमारा एक बरादर मुल्क है और सारा, लेकिन वहां पर मोदी के खिलाफ नारे लगना, 4 लोगों का मारे जाना, कम से कम 4। हमारी जो बाकी मीडिया है वहां का लोकल मीडिया वो तो ज्यादा की खबर दे रहा है, वो तो बहुत ज्यादा खबर दे रहा है, और बल्कि कुछ में तो 10 तक के नंबर आ रहे हैं कि 10 लोग मारे गए हैं मुजाहिरों में। अच्छा, अब ये पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बात करूं, ये नदीम बाबर को हटा दिया है। देखिए दुनिया भर में अचानक एक तो महंगाई पहले ही है, IMF के साथ ये बता में नहीं रहे कि IMF के साथ क्या मुआहिदा हुआ है, और इसमें तेल की कीमतें अचानक दुनिया में बढ़ने वाली हैं, यानी कि मजीद बोझ पड़ने वाला है। दुनिया भर में तेल की कीमतें इसलिए बढ़ने वाली हैं कि एक नहर है जो इंसानों ने खोदी है, और उस नहर का नाम है नहर सुइस। ठीक है, और वो अगर उसका नक्शा देखें, नहर सुइस के नाम हर एक को पता है, तो वो मिस्र के अंदर से गुजरती है। मिस्र कहाँ है? अफ्रीका के अंदर। और ये नहर सुइस जो है ये इस तरह से है कि बहरे अहमर यानी रेड सी और मेडिटेरियन सी, यानी मेडिटेरियन सी का मतलब है जिसको आप उर्दू में बहरे रोम कह दें, बहरे मुतवस्सत अबियत कह दें, उसको बहरे मगरिब कह दें, उसको जो नाम उसके तारीख में, और यहाँ से वो फिरौन के दौर से लेके और ये पूरा इलाका जो है बड़ा हम, ये नहर खोदी गई थी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये नहर खोदी गई थी। और किसने खोदी थी? ये खोदी गई थी 1859 से 1869 तक। ये फ्रांस की कंपनी थी, नेपोलियन का दौर था, ये वालिये मिस्र इस्माइल पाशा होता था, ये नहर खोदी और बरतानिया से खिलाफ था। बरतानिया वो यूरोप के वो नीचे से घूम के जाता, वास्को डी गामा वाला टूर जो था ना, नीचे से साउथ अफ्रीका से ऐसे घूम के ईस्ट इंडिया कंपनी और डच इंडिया कंपनी, तो उन्होंने शॉर्ट कर दिया रास्ता। ये नहर खोद के, और ये जो स्विस कैनाल कंपनी थी, इन्होंने रास्ता शॉर्ट कर दिया, यानी यूरोप से आप क्रॉस करके सीधा नीचे इंडियन ओशन में आ जाए। ये नहर इन्होंने खोद दी, ठीक है। तो बड़ा ऊपर से वो पूरा वो जो लंबा सा रास्ता होता था कि यूरोप से निकलेंगे और फिर अफ्रीका से नीचे घूमेंगे वास्को डी गामा, और फिर जाएंगे आप इंडिया की तरफ या जापान की तरफ। तो ये नहर खुदी, तो नहर के नतीजे में वो रास्ता शॉर्ट हो गया। तो ये इंसानों ने खोदी, 10 साल इसको लगे, और कोई 15 लाख लोगों ने कहते हैं कि ये नहर खोदी, और 1956 तक ये स्विस कैनाल कंपनी के पास ही रही, वो कंपनी जिन्होंने खोदी थी, और इसमें फ्रांस के ज्यादा शेयर्स थे। ता वक्त ये कि जमाल अब्दुल नासिर का दौर आ गया, और जमाल अब्दुल नासिर के दौर में इस नहर को कौमेल गया, और ये अब इजिप्ट की जो कंपनी है, उनकी जो पोर्ट्स को देखती है, वो इसको कंट्रोल हुआ। तो यहां पे क्या हुआ कि जनाब एक बड़ा सा जहाज एवरग्रीन कंपनी है, ये बड़ा दुनिया में बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया। अगर आप इसको CNBC की स्टोरी देखें ना, ऑयल प्राइसेस रिबाउंड ऑन फियर्स स्विस कैनाल ब्लॉकेज में लास्ट वीक्स, और वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है स्विस कैनाल अ चोक पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, अब जनाब हुआ क्या है कि एक जहाज चला था जो ताइवान की कंपनी का, एक इतना बड़ा जहाज है वो कि उसका जो, यानी अगर आप उसको लंबाई देखें, यानी जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है ना, उस साइज का वो जहाज है। ठीक है, वो जहाज बीच में फंस गया, स्विस कैनाल बंद हो गई। स्विस कैनाल बंद हो गई, 18,500 जहाज यहां से बहरी जहाज गुजरते हैं हर साल, और यहां पे कुछ 100-150 जहाज उधर खड़े हैं, 100-150 जहाज इधर खड़े हैं, ब्लॉक हो गया बीच में, ऑयल नहीं पहुंच पा रहा ना यूरोप। अब या तो वो लंबा दोबारा वास्को डी गामा की तरह आप वो पूरा घूमते घामते वहां से जो है वो अटलांटिक को, और फिर नीचे आप अफ्रीका से इधर, इतना तो बस, तो जहाज यहां रुक गए। और साथ ही जनाब ये बताया जा रहा है कि इसको कई हफ्ते लग सकते हैं आने वाले दिनों में। तो उसके नतीजे में जो CNBC कह रहा है, वही कह रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस रिबाउंड ऑन फियर्स के स्विस कैनाल ब्लॉकेज में लास्ट वीक्स, कई हफ्ते तक जो है ये कैनाल बंद रह सकती है स्विस कैनाल।
और उसके नतीजे में मैंने आपसे कहा ना कि सुएज कैनाल अगर बंद रहती है, वो जहाज ऐसे फंस गया, उसको निकाले कौन? एक बहुत बड़ा जहाज है, यानी कुछ 4 लाख टन वजनी जहाज है, 4 लाख टन वजनी जहाज। और उसकी जो उसको अगर आप ऐसे देखें उसको साइज, तो वो आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना बड़ा है और इतना भारी, और ऐसे क्रॉस करके फंस गया बीच में। अब उसको निकाले कौन, हटाए कौन? एक वो दरमियान में उसको कोस धक्का दे रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, वो हवाएं चल रही थी उलट पुलट, ये 400 मीटर लंबा जहाज है। ये फंस गया बीच में। अच्छा, लोग फंसे हुए बैठे हुए हैं, वो जहाज को कैसे, अच्छा उसके नतीजे में मेरा तेल की प्राइसेस बढ़ गई पूरी दुनिया में। और ये वो बढ़ी है प्राइसेस जो पाकिस्तान के साथ IMF का मुआहदा, और जो तेल की कीमतें यहाँ पे देखें, ये हादसात पेश आते रहते हैं, लोगों को तैयार होना चाहिए ज़हनी तौर पे। अब जनाब कहेंगे कि वो जी सुएज कैनाल बंद हुई है, अभी मैंने बात की किसी से, मैंने कहा जी क्या है? इसके बाद नहीं वो कह रहे डॉक्टर साहब आपको पता है अभी महंगाई। मैंने कहा जी मैं देख रहा था ये अपने IMF के साथ क्या कहते हैं, IMF के साथ किए वो ये आप देख रहे हैं ऑयल की प्राइसेस। मैंने कहा कौन सी ऑयल की प्राइसेस? कह रहे हैं सुएज कैनाल। मैंने कहा क्या मतलब है, आपने सुएज कैनाल के चक्कर में, कह रहे हैं डॉक्टर साहब दुनिया में बढ़ेगी तो यहाँ पर भी बढ़ेगी। भाई रमजान से पहले जब ये तो अल्लाह करे ये हल हो जाए मसला, वो कह रहे हैं कई हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि हम जो बुनियादी इश्यूज हैं, अब ये नदीम बाबर को कहे ना जाके सुएज कैनाल में खुदाई करे जाके। भाई जो तेल मिल रहा था आपको, अब आप कह रहे हैं कि जी सुएज ये कैनाल का ब्लॉकेट पूरी दुनिया में प्राइसेस नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इन इश्यूज के लिए तैयार रहना चाहिए पहले। सर ब्रेक ले लेते हैं एक। नेतन्याहू, अच्छा नेतन्याहू भी उसको छोड़ दें, चाइना ने बाज़ाब्ता दावत दे दी है इसराइल और फलस्तीनियों को मुज़ाकरात। अच्छा इसका असर पाकिस्तान पे कैसे? पाकिस्तान जो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर की सियासत, आपके ख्याल से शहबाज शरीफ जो बाहर निकल रहे हैं, हाँ। ये आपके ख्याल से पाकिस्तान के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, बाहर के प्लेयर्स एक्टिव नहीं है इसमें? ये इंडिया के साथ जो मामलात अचानक हुए तो बाहर के प्लेयर्स नहीं आए बाहर। बिल्कुल तो बात ये है डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ। ये जो अगले वजीर जो लाइन पे लगे हैं ना, उनकी तरफ इशारा करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ठीक हो गया नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में सियासत में जो कुछ हो रहा है, बैरूनी ताकतें कहीं ना कहीं उसमें भी इन्वॉल्व हैं। देखिए पाकिस्तान में एक तो ये आज अच्छा स्टेप हुआ, चले पैसा निकलता है नहीं निकलता, लूट मार हुई, खान साहब ने हटा दिया ये नदीम बाबर और जो भी होता है, लेकिन जो बात है वो ये है कि एहतसाब नहीं हो रहा, पॉज का बटन दबा हुआ है। जब तक एहतसाब नहीं होगा, इत्मीनान बख्श नहीं हो रहा, नहीं इत्मीनान बख्श हो ही नहीं रहा। पॉज का बटन है ना, पॉज का बटन दबा हुआ है तो नहीं हो रहा, बयानबाजी हो रही है सिर्फ। ये भी ऐसे ही है टोपी ड्रामा, ये कमेटी बैठेगी तो ये करेगा, शुगर कमेटी की तरह। नहीं ऐसे ही है, शुगर सीमेंट आगे पीछे दवाइयाँ। अच्छा, और जो पहले अदवार में हुआ, जिससे पहले हुआ ब्रॉडशीट, ठीक है, उसमें क्या हुआ? बात यह सारी कि इसमें इमरान खान साहब ने अब ये देखना है कि एक तो मैंने कहा ना पंजाब के अंदर बदल जाती, दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी के जाने इसके साथ आने की कॉस्ट पीपल्स पार्टी क्या देती है और इमरान खान साहब क्या देते हैं कॉस्ट, ठीक है, वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा मामला कि कॉस्ट कौन कितनी कॉस्ट देता है। मेरे ख्याल से खान साहब ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुए डॉक्टर साहब, नहीं, इमरान खान साहब नहीं, हुकूमत देखिए ना उधर से बचा लिया ना उन्होंने, तो वो उधर रहते वो ना वोट पड़ते, जो भी कुछ हुआ जैसे तैसे हुआ, पीपल्स पार्टी ने बहरहाल सिस्टम को बचाया है, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी का एक है कि सिस्टम ना गिरे, अगर पीपल्स पार्टी वो एक्सट्रीम स्टांस ले जाती तो सिस्टम गिर जाता, तो पीपल्स पार्टी ने सिस्टम को बचा लिया। अब जो भी सिस्टम है इमरान खान साहब जाने उनकी हुकूमत, लेकिन वो हुकूमत चल पड़ी, वरना हुकूमत अच्छा जो खरीदे थे वो भी पीपल्स पार्टी ने खरीदे हुए थे ताकि हम पकड़ के रखें, इधर ही हमारे पास ही पड़े हुए लोग। तो जब इमरान खान साहब कुछ करेंगे तो हम अपने लोग खींच लेंगे, उन्हीं के पास है वो 17, 18, 20, 25, 35 जितने भी हैं जो उन्हीं के पास है। एक तो ये बात हुई। दूसरा, लेकिन इससे मुल्क में तो रुका हुआ है ना, मुल्क का काम आगे कैसे चलेगा जब तक आप कुत्ते जो हैं वो कुओं से नहीं निकालते, सारे के सारे अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है ना, आप पिक एंड चूज, एहतसाब इसको कर दो इसको कर दो, इस तरह तो बात नहीं बनती। एक बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि जरा पड़ोस पे नजर रखें, पड़ोस में बड़े अहम वाकयात हो रहे हैं। एक पड़ोस तो ये जो इंडिया के साथ मामला बांग्लादेश का, बांग्लादेश में मुजाहरे होना
और ये जो 25 मार्च को ना 25 मार्च को ऐलान कर दिया था मुजीबुर रहमान ने कि आज़ादी का ऐलान कर दिया, गिरफ्तारी हो गई थी। मुजीबुर रहमान अपनी ज़मानत तालिब इल्मी में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में बड़े फाल थे और बाद में वो मुस्लिम लीग में चले गए थे, फिर अवामी लीग बना ली थी। हुसैन शहीद सोहरावर्दी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, 5वें वज़ीर आज़म, उनके बड़े करीब थे। अच्छा। हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो है उनको इस्कंदर मिर्ज़ा ने हटा दिया था अपने ओहदे से बतौर वज़ीर आज़म। उसके बाद वो गिरफ्तार हो गए थे और फिर मुल्क छोड़ के चले गए थे। उनका इंतकाल हुआ था बैरूत में, लिबनान में, और उनकी तदफीन हुई थी ढाका, क्योंकि उस वक्त मशरिकी पाकिस्तान था, ठीक है, तो वहाँ उनकी तदफीन हुई थी। अच्छा, अब बहरहाल वापस आते हैं ज़रा इस तरफ। इस तरफ क्या हो रहा है? इस तरफ ये हो रहा है कि यरूशलेम पोस्ट ने आज एक ख़बर लगाई है, और मेरा ख्याल है वो ख़बर जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, बल्कि टाइम्स ऑफ इसराइल ने लगाई है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने लगाई है कि चाइना फ्लोट्स मिड ईस्ट इनिशिएटिव। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चाइना ने मिडिल ईस्ट के अंदर एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है, और क्या किया है? ऑफर्स टू होस्ट, ये आज का यरूशलेम पोस्ट है, ठीक है, ऑफर्स टू होस्ट इजरायली एंड पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स। ठीक है, ये वो बात जो 2 रोज पहले हम कह चुके हैं, इस प्रोग्राम में इशारा दे चुके हैं कि चाइना जो है वो हल पेश करने जा रहा है मसला फलस्तीन का, और वो इसराइल और फलस्तीनी अथॉरिटीज को बीजिंग आने की दावत दे रहा है। ये खबर अब लगी हुई है जनाब टाइम्स ऑफ इसराइल में। और उसके बाद एनाडोलो एजेंसी जो है जो टर्की की है, टर्की के फलस्तीनियों ने, पैलेस्टीनियंस हेल्स चाइना's plans to host talks with इसराइल, उन्होंने जनाब खुशामदीद कहा है फलस्तीनियों ने, फतह मूवमेंट ने भी और बाकियों ने भी, कि हम खुशामदीद कहते हैं इस प्लान को, जो प्लान है इसराइल का, जो प्लान है चाइना का कि इसराइल को और फलस्तीनियों को बुलाया जाए, चाइना दरमियान में आ गया। अच्छा, 24 घंटों के अंदर अंदर अगर आप वहाँ के मीडिया को देखें तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि अरब न्यूज़ ये बता रहा है, अरब न्यूज़ कह रहा है जनाब कि सऊदी क्राउन प्रिंस मीट्स चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर इन न्योम। ये जो न्योम नई सिटी, स्मार्ट सिटी बनी है, उसमें शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान, MBZ और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, ठीक है, ठीक। उसके साथ ही फौरन ही बाद आप अगर देखें तो आपको इतला मिलती है, और वो इतला मिलती है आपको तस्नीम न्यूज़ से, जो कि ईरान का है, कि चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर इन ईरान फॉर टॉक्स, ठीक है। और फिर मेरा ख्याल है कि डेली सबा भी कहीं खबर लगा रहा है कि वो, उन्होंने ये डेली सबा या उनका कोई न्यूज़पेपर टर्की का भी खबर लगा रहा है कि वो टर्की में भी पहुंचे हैं, और टर्की पहुंच के उन्होंने बात की है। मेरा ख्याल है हमारे पास कुछ स्लाइड उनकी होगी। यानी वो ईरान, टर्की और अब यूएई जाएंगे, अब यूएई जाएंगे, यूएई के बाद वो बहरीन जाएंगे, बहरीन के बाद वो मतलब तमाम इन इलाकों में वो घूम रहे हैं, और यहाँ पे वो मसला यमन भी हल कर रहे हैं और मसला फ़लस्तीन भी हल कर रहे हैं। और वो इसलिए हल कर रहे हैं कि बाइडन ने, प्रेसिडेंट बाइडन, मैंने कहा था महाज ज़्यादा खोलनी है, महाज ज़्यादा खोलनी है, एक ही वक्त में रूस के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार फंसा हुआ है बीच में। अच्छा, म्यांमार और चाइना के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं, म्यांमार और बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़राब हैं, इंडिया जो है वो म्यांमार की तरफ है, बांग्लादेश दरमियान में आ गई है, मुजाहरे हो रहे हैं, ये बड़ी एक खिचपिच। क्या ये एक्सपेक्टेड था डॉक्टर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से? नहीं, बाइडेन इंतजामिया ने कहना तो था ना कि भाई हम आ गए और ट्रम्प चला गया और हम स्टेट, लेकिन देखिए ना, मिसाल के तौर पर जर्मनी में वहाँ क्या हुआ है, लेकिन इधर तो पटाखे चला दिए शुमाली कोरिया वाले ने, तो इधर ठुस हो गया मामला इधर का जो होता। अब ब्लिंकन कहाँ गए? यूरोप गए कि यूरोप के इत्तेहादियों को साथ लेकर आ जाएं। अब यूरोप के इत्तेहादियों को जो साथ अपने मिलाने के लिए गए हैं, तो जर्मनी को कहा था ना कि जर्मनी, आप जर्मन्स को कि आप ये जो आपकी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन आ रही है रशिया से, इसको बंद करें। अब इसका जवाब कहाँ से आ रहा है जनाब? नेशनल इंटरेस्ट, एक बड़ा जबरदस्त अमेरिकन जरीदा है, वो ये कह रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 डोंट मेक अ बैड डील वर्स्ट। अगर तुम इसे खराब डील कह रहे हो तो इसको मजीद खराब ना करो, यूरोपियन पार्टनर्स निकल जाएंगे, इसको बनने दो। ये नॉर्ड स्ट्रीम एक रियलिटी है दुनिया की,
इस खुदा का वास्ता जर्मनी के पीछे मत लगो, मत यूरोप के अपने जो बचे कुछ दोस्त रह गए हैं नेटो के, उनके पीछे मत जाओ, मत उन्हें धमकियां लाओ। ये अमेरिकन ये नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका का है। और इससे पहले ही जो तास न्यूज है मॉस्को की एजेंसी है, गैसप्रॉम सबसे बड़ी उनकी जाहिर जो गैस सप्लायर है, उन्होंने आज खबर लगा दी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम 2 टू बी फाइनलाइज दिस ईयर। 95% काम हो चुका है। ये 90 to 92% लिखा है, जो मेरी इतला थी वो 95 चले 92%। वो कहते हैं कि 92% काम हो चुका है, इस साल काम करना शुरू हो जाएगा सारा का सारा। तो मुझे बताएं कि ब्लिंकन ने तो बात की नेटो एलाइज से, बाइडेन भी उसमें आए, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी खिताब किया, उनको इंश्योर किया कि आप रशिया तो कम, क्योंकि रशिया पे तो पाइपलाइन उनका तो सारा वैक्सीन भाग, स्पुतनिक भी घुस गई, ये भी घुस गया, वो भी घुस गया। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि चाइना के साथ वो वहां पर भी एग्री नहीं हो रहे, यूरोप भी एग्री नहीं हो पा रहा कि हम चाइना के साथ लड़ेंगे आपकी वजह से, वो तैयार नहीं हो पा रहे। और चाइना ने फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना ने आज जब हम बात कर रहे हैं, चाइना के बॉर्डर्स पे वैक्सीन पासपोर्ट्स जस्ट गॉट रियल। चाइना के अंदर जाना है, अगर आपने दाखिल होना है तो आप ये वैक्सीन पासपोर्ट, आपके पास वैक्सीन पासपोर्ट, बिस्मिल्लाह हो गई, आप चाइना एंटर नहीं हो सकते अगर आपको चाइनीज वैक्सीन नहीं लगी। अच्छा। ये नहीं कि एस्ट्राजेनेका लगी है, आपको फाइजर लगी है, आपको मॉडर्ना लगी, कोई भी वैक्सीन पासपोर्ट सिर्फ साइनो वाली। फॉरेन पॉलिसी अगर आप पढ़ें इसको, आज मैं अपने नाज़रीन को भी गुजारिश करूंगा कि फॉरेन पॉलिसी जरा देखें। वो ये कह रहे हैं कि जनाब चाइना बॉर्डर पे वैक्सीन पासपोर्ट्स गॉट रियल, दुनिया में कहीं हकीकत इख्तियार करी है, अनाउंसिंग इट, प्रायोरिटाइज ट्रैवलर जिनको चाइनीज वैक्सीन मिली है, बीजिंग स्पॉट आउटरीच इन कंट्रीज, उन मुल्कों में एक गम गुस्सा फैल गया जहां पे ये वैक्सीन नहीं है, लेकिन जहां पे है वो नहीं है तो हमसे सौदा करें, और सौदा करके चाइना आने तो आए, चाइना उधर ताइवान भी। उन्होंने प्रैक्टिकली अपने बॉर्डर्स पे आज पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है वैक्सीन का। सही हो गया, ठीक है। साइन ऑफ फॉर्म आपको लगी होनी चाहिए, और उसका एक एप्लीकेशन आपको, वो जैसे ही आप ट्रैवल का बुक कराएंगे, एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने पड़ेगी टेलीफोन पे, और वो बताएगी कि आपको किस तारीख को कहाँ पे दोनों डोजेज लगी। और उसके बाद दोनों डोजेस के अलावा एक और बात भी चल रही है कि दोनों डोजेस काफी नहीं है, चेक करवाएं कि एंटीबॉडीज बन गई हैं यानी ठीक है, दोनों डोजेस ने काम कर लिया है। जी, आपसे मजीद बात करेंगे नाज़रीन। ब्रेक 76% है ना, तो 76% में यानी एक्यूरेसी है। हाँ, तो इस मौके में काफी लोग रह गए ना, तो उन जो रह गए उनको नहीं दाखिला देंगे ना। अच्छा। जिनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई उनको दाखिला देंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपने दोनों डोजेज लगा ली वैक्सीन की तो आपके अंदर एंटीबॉडीज बन गई। 76% का मतलब है कि हर 5 में से एक को एक के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी, जिनमें नहीं बनी वो बाहर भी रहे। ठीक है, मजीद बात करेंगे, एक डोज लगवाएं। जी नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सेनेट में अपोजिशन लीडर का मामला नून लीग की जानिब से आज कहा गया है कि सब जानते हैं कि बाप से कहलवा के किसने नंबर पूरे करवाए हैं, वोट्स दिलवाए हैं, और काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया नून लीग की जानिब से आज। देखिए, एक बुनियादी बात जो मैं दोबारा दोहरा दूं कि इमरान खान साहब के बाद सियासी तौर पे एक ब्लैक होल है। जी, अगर किसी का ख्याल है कि इलेक्शंस हो के उसके नतीजे में कोई ऐसा नहीं होने जा रहा, ठीक है, ये माइनस ऑल है। ये सारा जो मंजरनामा है ये उस तरफ जा रहा है जहां पे टोटल जबरदस्त है, इसके बाद ब्लैक होल है। ऐसे मतलब आपको वक्ती तौर पे कोई आगे नजर आ रहा है, किसी मैं आ जाऊंगा आगे, मैं आ जाऊंगा। इमरान खान साहब आखिरी लास्ट पॉलिटिकल ऑप्शन, इसके बाद ब्लैक होल क्या होता है नोबडी नोज, लेकिन ये माइनस ऑल है। ठीक है, उनसे वो लड़े, इनसे ये लड़े, इनसे वो लड़े, एक की चोंच एक की दुम वाला खेल होगा आखिर में। कमल नसीर साहिबा एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की जब भी तारीख लिखी जाएगी मीडिया की, और मीडिया से हट के ड्रामा की, और इंतहाई नफीस खातून, जब भी मुलाकातें उनसे हुई तो एक ऐसी शख्सियत जो बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। और फिर हसीना मुइन, किरण कहानी से लेके, तन्हाइयाँ से लेके, और अनकही से लेके, खुदा जाने क्या कुछ वो कहती रहीं, बातें करती रहीं, मुस्कराती रहीं। हमारी मेरे प्रोग्राम में भी आई बहुत दफ़ा मेहमान के तौर पे, और शफ़क़त का मुज़ाहरा किया। चंद घंटों के
फासले से ये दो खबरें मिली और 24 घंटों के अंदर। बिल्कुल आप समझें कि एक मायूसी पहले ही है लोगों में। अभी हसीना आपा और कमल नसीर साहबा के जाने से बिल्कुल खलाइक होता है ना, कुछ लोगों की कभी कमी पूरी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हसीना मोइन साहबा के दर्जात बुलंद करे। इतनी उम्दा खातून, इतनी मुस्कुराहटें इन्होंने, यानी आप देखें किरदार तख्लीक करना कबाचा, यानी एक तो रह जाते हैं नाम, या शहनाज शेख साहबा का, या मरीना खान साहबा का, या राहत काज़मी, या बाकी शकील साहब, या बाकी जितने लोग इन्होंने, काजी वाजिद साहब, इन कमाल की ये शख्सियत थी और बस अफसरदा कर गई सबको। तो अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे तो इनके भी और कमल नसीर साहबा की भी हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। सुहेल शाहीन जो कि तालिबान के तर्जुमान हैं, उन्होंने कुछ देर पहले ऐलान किया है कि 1 मई को अगर फौजों का इनखला नहीं हुआ तो मुआहदा तोड़ दिया जाएगा। और बाइडन कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है 1 मई तक जाना। और जर्मनी ने बहरहाल ऐलान कर दिया है कि हम 2022 तक शायद रहें, लेकिन मसला अमेरिकन का ज़्यादा है। नेटो के अंदर भी डिवीज़न है इस पर। मुझे नहीं पता कि तालिबान के इस ऐलान के बाद कल तक क्या सूरत हाल डिवेलप होते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वायलेंस तशद्दुद बढ़ेगा। अगर आप यहाँ माहिदा तोड़ते हैं, जो आपने बात की थी कि 1 मई तक इनखला होगा, तो तशद्दुद बढ़ेगा। अल्लाह करे कि ये किसी मफाहमत की तरफ चले जाएँ। बड़ी मुश्किलों के साथ यहाँ तक पहुँचा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, अमेरिका, ईरान, रूस, चीन, कतर, सारे। लेकिन तालिबान की तरफ से ये मुतालबा होना कि 1 मई तक बाहर भेजा जाए फ़ौजों को, ये एक बड़ी डेवलपमेंट बड़ी है। और मेरा ख्याल है हो सकता है शायद तालिबान इस पर लचक का मुजाहरा करें, क्योंकि मैंने आपसे बात की कि इस वक्त जहाँ तक पहुँच गया है अमन, अगर इस मरहले पे ख़त्म हुआ, टूटा, और ज़ाहिर है बहुत से प्लेयर्स नहीं चाहते कि ये मुआहदा हो अमन का। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस होनी है, फिर तुर्की में कॉन्फ्रेंस होनी है अगले चंद दिनों में। देखते हैं कि तालिबान के इस बयान के बाद वाकई क्या अमन मुआहदा टूटता है और वायलेंस बढ़ता है, या वायलेंस कम रहता है अपनी जगह। मकसद ये है कि सीज़ फायर हो, जंग बंदी हो, उसके बाद बैठ के बातचीत की जाए। लेकिन तालिबान क्या मानते हैं नहीं मानते ये देखना है। और दूसरी बात यह है कि ये कश्मीर के ऊपर मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हुकूमत पे और हमारे अकाबरीन जो हैं उन पे लाजिम है कि इंडिया के साथ हमारे मामलात किन शराइत पे तय हुए हैं, हमें कुछ क्या फिर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना। नहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो हो कश्मीर पे कैसे, कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कुछ बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, उनमें से कश्मीर है, नहीं हो सकता। मतलब मैं अपनी शहर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ कि मेरी शहर गुंजाइश ही नहीं है। आप 5 अगस्त तो हटवाएं ना। भाई 5 अगस्त के साथ ये टमाटर और प्याज और मसाले, वो अपनी जगह तिजारत चलती रही, वफूद के तबादले, वो तो जेल बना हुआ है सबसे बड़ा दुनिया का। वो 5 अगस्त को हटवा के तो फिर मुज़ाकरात की मेज पर लाके उसको वो कर्फ्यू लगा हुआ है। यानी आप ये देखें ना कि मोदी बांग्लादेश गया, बांग्लादेश में मुजाहरे हो रहे हैं। तो भाई मसला ये तो कश्मीर जो है, कश्मीर तो दुनिया की तो बाइडन कर रहा है, तो हम भी तो कहीं नजर आए ना कि सारा बाइडन ही करवाएगा, या तो किन शराइत पे कर नहीं पाएगा पाकिस्तान देखें। नहीं यकीनन ये जो सीज फायर हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। आज भी कोई कमांडर्स के दरमियान बात हुई तरह, लेकिन उसमें ये बात आनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ। उनकी तरफ से कोई मुस्बत बात नहीं आ रही कि जी हम भी देखते हैं, हम भी सोच रहे हैं, हम भी गौर करते हैं, हमारी तरफ से कोई गलती हो गई। पाकिस्तान मानता है ना अपनी गलतियां, हमारी पॉलिसीज गलत थी, हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत थी, हमारी डोमेस्टिक बहुत सारे इश्यूज पे हम गलती मानते हैं। ये मानते क्यों नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ना गलती मानते हैं, ना उसके ऊपर सारा इधर मलबा डाला हुआ पाकिस्तान में। भाई बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।